तो आज का टॉपिक है कि भगवान पॉसिबल है कि नहीं, एग्जिस्टेंस पॉसिबल है कि नहीं भगवान की साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू में। कि जो आज के काफ़ी वैज्ञानिक लोग हैं या फिर पढ़े लिखे लोग हैं या फिर अंग्रेज़ी में बात करते हैं, काफ़ी लोग ये मानते हैं कि भगवान नाम की तो कोई चीज़ नहीं है और बड़ी सारी हिंदू धर्म की चीज़ें हैं जिनका मजाक भी बनाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अच्छा ये पॉसिबल है कि नहीं, राइट? और क्या साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है भगवान के होने की या एक क्रिएटर के होने की। तो अगर मैं आपको एक घड़ी दिखाऊं और बोलूं कि ये घड़ी कैसे बनी, आप बोलोगे भाई किसी ने बनाई होगी, वॉच मेकर ने, टाइटन ने, राइट? तो घड़ी बनने से पहले देयर हैज़ टू बी कॉन्सेप्ट ऑफ घड़ी, कि कोई ऐसी चीज़ की जिससे समय बताया जा सके, जिससे समय की गति का पता चल सके, राइट? तो पहले तो कॉन्सेप्ट होगा। अगर कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को सोचने वाला होगा और फिर उसके पार्ट्स बना के कि अच्छा इसको किस तरीके से इंजीनियर किया जा सकता है, वो उसके पार्ट्स बनाएगा, फिर उसको असेंबल करेगा, फिर उसको ऐसा चेक करेगा कि वो पार्ट्स ऐसा काम कर रहे हैं कि एक्चुअली में समय की गति को ट्रैक किया जा सकता है या नहीं, राइट? तो अगर घड़ी जैसी चीज़, जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो अपने आप नहीं बन सकती, तो इंसान जैसी चीज़ और दुनिया जैसी चीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कैसे अपने आप बन सकती है बिना भगवान के। अगर आप ये ऐसा बोलोगे तो प्रॉब्लम ये है कि जो भगवान होगा वो हमसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड हैं तो हमें बनाने वाला तो हमसे भी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई कॉम्प्लिकेशन तो अपने आप बन नहीं सकती, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, तो फिर भगवान अपने आप कैसे बन गया, उसको किसने बनाया? तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट रिग्रेशन, कि आप फिर बोलोगे अच्छा भगवान को किसने बनाया, फिर जिसने उसको बनाया वो बनाने वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको किसने बनाया। तो ऐसे एक पॉइंट पे आके आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई भी सुपर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अपने आप बन सकती है, ठीक है? यहाँ उसको आप भगवान कह लो। लेकिन अगर आप ऑक्सन्स रेजर में विश्वास रखते हो कि अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है और एक सिंपलर एक्सप्लेनेशन है, तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है अगर बिना मिडल मैन के हम इंसान को बना सकते हैं तो, ठीक है? मिडल मैन हो गया भगवान। तो क्योंकि अगर आप कहते हो कि नहीं 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 इंसान अपने आप नहीं बन सकता, तो फिर भगवान अपने आप भी नहीं बन सकता, ठीक है? वो किसी ने तो उसको बनाया होगा, फिर जिसने उसको बनाया वो अपने आप कैसे बन गया? अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अपने आप बन सकती है तो इंसान जैसी छोटी सी चीज़ तो बन ही सकती है। तो ये तो है उस आर्गुमेंट की डिटेल्स जो बोलते हैं कि भगवान नहीं है। इसीलिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट और जो फ़िलॉसफ़ी सोचते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं यार भगवान हो नहीं सकता। लेकिन दूसरा पहलू क्या है कि हमने भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाई हैं। अब अगर आपने देखा होगा कि आजकल ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, राइट? फेसबुक का हो गया, लीमा हो गया, ये तो चलो छोटा है, लेकिन ये फाल्कन है, लैम्डा है, बार्ड है, ठीक है? चैट जीपीटी का नाम सुना होगा आपने, GPT-4। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, ये किसी भी एक सिंगल इंसान से इनकी जो अंडरलाइंग जो नॉलेज बेस है एटलीस्ट, वो किसी भी एक सिंगल इंसान से ज़्यादा है। और जो शब्दों का आपस का रिलेशनशिप है वो ये काफ़ी समझते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि काफ़ी इम्प्रेसिव है कि आप जब इनसे क्वेश्चन आंसर पूछते हो या बात करते हो, तो ठीक है अभी इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैच्योरिटी का लेवल है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो टूरिंग टेस्ट तो इन्होंने पास कर लिया है एक तरीके से, कि जब आप इनसे बात करते हो तो आप बता नहीं सकते काफ़ी हद तक कि ये इंसान है कि कोई और है। तो अगर आप ऐसे मॉडल को सिरी या अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट इन लोगों से आप जोड़ दो, जो कि काफ़ी नेचुरल आवाज़ में बात करते हैं, तो और उसको एक ऐसी ह्यूमनॉइड बॉडी में डाल दो। आपने देखे होंगे वो रोबोट्स, यूट्यूब पे निकाल के देखना, जिस पे जिनका स्किन भी बिल्कुल इंसान जैसा है। जापान में लोग यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे रोबोट्स। तो वो रोबोट्स अगर इमेजिन कर लो कि आर्टिफिशियल स्किन ग्राफ्ट से मशीन के अंदर बिल्कुल ह्यूमन जैसी शक्ल दे रखी है, उसको पहचाना नहीं जा सकता। आप यूट्यूब में देखना, मैं कमेंट्स में डाल दूँगा एक आधी वीडियो ऐसी। तो उसमें आप एक ऐसा मॉडल डाल दो, चैट जीपीटी जैसा या GPT-4 या फाल्कन या T5 लार्ज या ये सब चीज़ें,
और उसमें आप वॉइस जो है उसकी डाल दो सिरी जैसी, या फिर ये जो गूगल वाली या किसी की भी है ना, या जो सिंथेटिक असिस्टेंट्स हैं जो आर्टिफिशियल। तो एक तरीके से आप एक इंसान का स्कैफोल्ड क्रिएट कर रहे हो, इंसान जैसा, जो कि उसके जैसे बोल सकता है, चल सकता है। अभी चलने में थोड़ा मैकेनिक्स होगा, ठीक है कि काफ़ी क्रूड सा होगा, इतना स्मूथ नहीं होगा इंसान जैसा, लेकिन अगर आप बॉस्टन डायनामिक्स की वीडियो देखोगे, वो कुत्ते जो बनाते हैं, तो मैं उसका भी लिंक डालूंगा नीचे, आप देखना, वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। दे कैन डांस, भाग सकते हैं काफ़ी प्रिसीजन से, राइट। तो डारपा है जो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो लोग काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। तो अब मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अब इंसान भी बना रहा है, और हो सकता है कि 50-100 साल में ये चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाएं। तो देखिए लॉगरिथमिक इनकी ग्रोथ है। अगर 50 साल पहले देखेंगे तो हमारे घर में तो भाई ब्लैक एंड वाइट टीवी भी नहीं था, मोबाइल की तो बात ही छोड़ो, पहले तो लैंडलाइन लेने में 10 साल लग जाते थे, और रिश्वत खिलानी पड़ती थी उनको 5,000 रुपये BSNL वालों को। तो वहाँ से टेक्नोलॉजी यहाँ आ गई है ना। फ्रिज भी नहीं था, वो थर्मोकोल वाले डब्बे में बर्फ़ डालते थे। तो पिछले 50 साल में अब हम हवा में उड़ते उड़ते वाईफाई यूज़ करते हैं ना। तो टेक्नोलॉजी तो बड़ी बढ़ गई है, और अगले 100-50 साल में क्या होने वाला है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिस हिसाब से कंप्यूटेशनल पावर बढ़ रही है और ये सब मॉडल्स ऐसे ऐसे बन रहे हैं ना। तो एक सेल्फ अवेयर कॉन्शियस एंटिटी का होना कोई ऐसा आउट ऑफ द रिल्म ऑफ पॉसिबिलिटी नहीं है। और कॉन्शियसनेस को लोग ऐसे हवा समझते हैं। कॉन्शियसनेस कोई, मेरी एक हाइपोथेसिस है, अगर आप इंजीनियर हो तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसे इंजीनियरिंग में होता है रिकर्सिव नेस्टेड फंक्शन, है ना। आपने एक फंक्शन बनाया और उसमें रिकर्सिव स्ट्रक्चर है और वो नेस्टेड है, राइट। तो वो अपनी आउटपुट को एज अ इनपुट लेके अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो मैं इस पर दोबारा वापस आऊँगा। तो अब जैसे एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म लें, जैसे बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया में प्राइमरी सेंसरी लेयर्स होती हैं ना। जैसे एक फिनोमिना है केमिस्ट्री में और माइक्रोबायोलॉजी में, उसको बोलते हैं कोरम सेंसिंग। तो उसमें अगर ज़्यादा सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएं, एक ही जगह पे ग्रो करने लग जाएं, तो रिसोर्स कंस्ट्रेन होगा। तो कितना की शुगर डालोगे आप, है ना। वो सारी शुगर खा गए सपोज़, तो कितने सारे पैदा हो गए, हर 20 मिनट में एक रिप्रोड्यूस कर जाता है। तो एक पॉइंट पे आके वो सारे के सारे बैक्टीरिया आपस में कम्पीट करना शुरू कर देंगे। तो उसमें एक जैसे कुछ बैक्टीरिया एक ख़तरनाक केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, जिससे उसके आसपास के बैक्टीरिया मर जाएं और वो रिसोर्सेज को वो अपने लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। और ये वाला बिहेवियर तो आप ह्यूमन सोसाइटीज़ में भी देखते हो, हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन प्रोसेस जो ये है कि वो बैक्टीरिया के पास एक बेसिक सेंसेस है कि अच्छा कितना आसपास में रिसोर्सेज हैं या केमिकल्स कौन से हैं। तो अब अगर कोई ऐसे केमिकल्स हैं तो कुछ बैक्टीरिया ऐसी कैपेसिटी इवॉल्व कर लेंगे कि वो उसके पास रिसेप्टर होंगे ऐसे केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, कि वो अच्छा जहाँ पे वो खतरा है तो वहाँ से पीछे हो जाएं। या उससे भी अगर आप बेसिक चीज़ लो तो जो टेम्परेचर सेंसिंग है वो बड़ी बेसिक है, राइट। अगर एक बैक्टीरिया कहीं पे मूव कर रहा है और बहुत ज़्यादा कहीं पे गर्मी होगी ना, तो उसकी बेसिक जो टेम्परेचर सेंसिंग मैकेनिज्म होगी तो वो वहाँ से उसको दूर ले जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेंसरी लेयर। तो अब इंसानों में अगर आप देखो, यहाँ चमगादड़ में जैसे अल्ट्रासाउंड की होती है, और इंसानों में सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, टच करने की, राइट, सोमेटोसेंसरी, तो ये, और देखने की शक्ति, ये अलग अलग प्राइमरी सेंसरी लेयर्स हैं, विजन की और टेम्पोरल और अकूस्टिक, राइट। तो अब जो बेसिक लेवल का जो स्ट्रक्चर होगा ब्रेन में, जिसका काम एक इंसान को या किसी भी स्पीसीज़ को या ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करना है, तो वो क्या करेगा कि जैसे आपने आग को हाथ लगाया और आग तो गर्म होती है, एक बार लगाया एकदम से आपकी बॉडी ने ऑटोनमसली उसको वापस ले लिया। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो ऑटोनमस रिस्पांस है इसका, कि हीट सेंसिंग हुई आपकी उंगली में और दिमाग ने बिना सोचे समझे एकदम से उंगली को वापस उठा लिया, ठीक है। ये तो होगी प्राइमरी सेंसरी लेयर। तो लेकिन अगर एक ऐसा जो ब्लैक बॉक्स मान लो अभी के लिए, तो जो वो ब्लैक बॉक्स है दिमाग में, जो ऐसी प्राइमरी सेंसरी लेयर्स को प्रोसेस करके मस्कुलर आउटपुट देता है, जैसे एक डब्बा है जो आँखों की जहाँ से इनपुट आती है, या कानों की, या सूंघने की, बदबू आ रही है कहीं से, वहाँ से भागना है, तो वो कान नाक ने सूंघा और वो ब्लैक बॉक्स में गया दिमाग में, और उसने ब्लैक बॉक्स ने टांगों को बोला यहाँ से भागो या नाक बंद कर लो हाथ से, ठीक है। तो वो तो होगी प्राइमरी सेंसरी लेयर और उसका रिस्पॉन्स। लेकिन इमेजिन करो कि वही डब्बा, ब्लैक बॉक्स, अपनी आउटपुट को एज अ इनपुट लेना शुरू कर दे, एज अ रिकर्सिव नेस्टेड फंक्शन,
जिस तरीके से रिकर्सिव नेस्टेड फंक्शन अपनी आउटपुट को इनपुट लेके अपने आप को कॉल करता है, तो अगर वही जो दिमाग के अंदर जो मैकेनिज़्म है जो प्राइमरी सेंसरी लेयर्स को प्रोसेस करती है, वो अपनी आउटपुट को अगर एज अ इनपुट लेना शुरू कर दे, तो दैट्स द नेसेसरी कंडीशन फॉर ओरिजिन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। तो मेरी ये हाइपोथेसिस है। तो मुझे ये लगता है कि अगर इसी हाइपोथेसिस को एक्सट्रापोलेट करके आप ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को देखा जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अपनी आउटपुट को अब एग्जामिन करके एट सम पॉइंट दे माइट बिकम सेल्फ अवेयर एज वेल। अगर कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ मेटाफिजिकल एंटिटी, अगर वो सिर्फ स्ट्रक्चरल है या बायोलॉजिकल है, तो ये बाकी सिलिकॉन बेस्ड एंटिटीज़ में भी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनमें न्यूरल नेटवर्क्स इतने ज़्यादा हैं, राइट। बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि आज से 50 साल के बाद या 100 साल के बाद ये किस तरीके के मॉडल्स होंगे, किस तरीके के ह्यूमनॉइड्स में ये डले हुए होंगे, तो वी कैन इवन इमेजिन दैट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी एक ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमने बनाई, इंसान ने। और अगर हम बना सकते हैं, तो ये इंटायरली पॉसिबल है कि हमें भी किसी ने बनाया हो सकता है, एक हमसे ज़्यादा इवॉल्व सिविलाइजेशन ने, राइट। तो अगर आप ड्रेक्स इक्वेशन देखो कि जो ये पोस्टुलेट करती है कि कितनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज़ में 100 बिलियन स्टार्स हैं सूर्य जैसे, और सबके आसपास ये पत्थर के गोले घूम रहे हैं धरती जैसे, राइट। तो उनमें लाइफ को इवॉल्व होना इज़ अ स्टैटिस्टिकल लाइकलीहुड। हमें नहीं मिली है इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इट्स वेरी स्टैटिस्टिकली लाइकली कि और जगह पे भी लाइफ है। और अगर लाइफ है तो हमसे आगे सिविलाइजेशन में भी हो सकती है। अब 13 बिलियन ईयर पहले हम बोलते थे कि दुनिया बनी है, राइट। तो 4 बिलियन के आसपास पहले धरती बनी है। तो इसलिए 13 बिलियन इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमें तो अभी इंसान बने हुए, होमो सेपियन बने हुए सिर्फ 55,000 साल ही हुए हैं, राइट। तो इसलिए इंटायरली पॉसिबल है कि इंसान को बनाने वाली चीज़ों को, बैक्टीरिया को और दूसरे जानवरों को या धरती को, इसको भी किसी हमसे बड़ी मेटा स्पीसीज़ ने या फिर लाइफ फॉर्म ने बनाया हो। तो जो भगवान की एग्जिस्टेंस है या क्रिएटर की एग्जिस्टेंस है, दैट्स एंटायरली पॉसिबल विद इन अ साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू। ऐसा नहीं है कि साइंस को अगर आप मानते हो कि अगर एवोल्यूशन से इंसान बना है या फिर स्पॉन्टेनियस बायोजेनेसिस से इंसान बना है या बाकी सारी स्पीसीज़ बनी है या बिग बैंग से अगर दुनिया बनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देयर कैन नॉट बी अ कॉजल एजेंट बिहाइंड दैट। और इस चीज़ को अगर आप ढंग से समझना चाहते हो, तो आप रिक एंड मोर्टी, एक कार्टून है रिक एंड मोर्टी, उसको मोर्टी नहीं, MORTY, तो मोर्टी, तो उसको आप यूट्यूब पे निकाल के देखना या किसी पायरेटेड कार्टून वाली वेबसाइट से। तो उसमें आप देखोगे कि रिक एंड मोर्टी का एक बैटरी वाला एपिसोड है, जिसमें वो अपनी कार की बैटरी को चलाने के लिए एक उसने पूरा नैनो यूनिवर्स बसा रखा है उसके अंदर, जो बेचारे सारी ज़िंदगी बस पैडल मारते हैं ताकि एनर्जी पैदा होती जाए, राइट। तो इट्स पॉसिबल फॉर वन इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म टू क्रिएट अनदर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म। द डेफिनेशन ऑफ लाइफ फॉर्म माइट वेरी, राइट, कि अच्छा हम किस चीज़ को डिफाइन करते हैं लाइफ फॉर्म। आर वी सिंपली रिस्ट्रिक्टिंग इट टू कार्बन बेस्ड लाइफ लाइक अस, या इफ़ वी आर विलिंग टू एक्सटेंड दैट स्कोप टू सिलिकॉन बेस्ड लाइफ लाइक कंप्यूटर्स। तो घुमा फिरा के बात यहाँ पे आ जाती है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अगर हम बना सकते हैं, तो हमें भी किसी ने बनाया हो सकता है, हमारी जैसी लाइफ फॉर्म ने। तो दैट कुड बी अ क्रिएटर और अ गॉड। तो भगवान की एग्जिस्टेंस इज़ इंटायरली पॉसिबल विद इन द रिल्म ऑफ साइंस। और अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं अगर आप भगवान में मानते हो या क्रिएटर में मानते हो तो इट्स अ सुपरस्टिशन, तो आप उसको ये आर्गूमेंट्स बता सकते हो।